इस मुल्क की बदकिस्मती कहें या आवाम की बेवकूफ़ी, हुक्मरानों की चालाकियाँ या फिर सनतकारों की इजारादारी, पैसा कमाने का वाहिद तरीका है लूट मार। ये बात आपने मोटरसाइकिल और कार इंडस्ट्री में देख रखी होगी। हम अपनी जमा पूंजी खुशी खुशी टीन डब्बों पर उड़ाते आ रहे हैं और आज भी 70 की दहाई की मोटरसाइकिलें नए स्टिकर्स और रंगों के साथ नए मॉडल नेम से नई कीमत पर ख़रीदने पर मजबूर हैं। ऐसा ही कुछ रेफ्रिजरेटर की सनत में भी हो रहा है। चंद बड़ी कंपनियां जो हर साल नए रंगों, नित नए डिज़ाइनों के साथ जो रेफ्रिजरेटर मार्केट में मुतारिफ करवाती हैं, वो दरअसल 1950 की टेक्नोलॉजी है। So true, Mrs. Doughty. In your Frigidaire cold pantry, there's a place for all your food. जी हाँ, हमें 60-70 हज़ार की एक ठंडी अलमारी बेच दी जाती है जो पहले से हमारे घर में मौजूद पुराने फ्रिज से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। पुराने वाला देखने में बुरा लगने लगता है, शक्ल कुछ ख़राब हो चुकी होती है, कुछ जगहों से रंग उखड़ गया होता है और कंप्रेसर की परफॉर्मेंस में कमी हो चुकी होती है, तो हम 5,000 में उसे मोहल्ले के फ्रिज मैकेनिक को बेचकर 60,000 का वैसा ही बस नया दिखने वाला एक और ले आते हैं। अगर मार्केट का एक चक्कर लगाएं तो रंग बिरंगे छोटे बड़े अलग अलग कंपनियों के रेफ्रिजरेटर्स की भरमार होगी। किसी पर फूल पत्तियां बनी हैं, कोई ब्लैक है, कोई डुअल कलर और कोई डार्क मरून तो कोई लाल जो आपके किचन से मैच करेगा। किसी का दरवाज़ा शीशे का है जिस पर आप गीला कपड़ा मारकर चमका सकते हैं। दरवाजे पर खूबसूरत डिजिटल डिस्प्ले भी है जो आपको फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बताता है। इसमें बल्ब की जगह अब वाइट एलईडी रोशन होती है। कुछ में ब्लू एलईडी है जो खानों को ताज़ा रखती है। हालांकि वो सिर्फ उसी वक्त जलती है जब तक दरवाज़ा खुला रहे, उसके बाद वो कैसे काम करती है ये कोई नहीं बताता। किसी का कंप्रेसर जर्मनी का है तो किसी का किसी और यूरोपीय मुल्क का। यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जाता है। हालांकि यूरोप का जो मौसम है उसमें रेफ्रिजरेटर पर रिसर्च करना बेवकूफ़ी ही होगी। और हाँ, आजकल लोहे की ग्रिल की जगह ग्लास ने ले ली है, शीशे ने। बाकी अंदर से पहले की तरह वो एक थर्मोकोल का डब्बा ही है जो आपके खानों को ठंडा रखने की सलाहियत रखता है। आप नया फ्रिज घर लाएंगे और शायद 1 महीने में ही आपको इसे बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रीज़र में बर्फ़ इतनी जम चुकी है कि 25% जगह कम हो चुकी है। और ये बर्फ़ कभी कभी तो इतना जम जाती है कि उसमें रखा गोश्त इस सोच के साथ नहीं पकाते कि यार अब इसे निकालेगा कौन, चलो जिस दिन सफाई करेंगे फ्रिज की उसी दिन पका लेंगे। और अक्सर तो ये बर्फ़ इतना जमती है कि आपे से बाहर होने लगती है, यानी आपके फ्रीज़र से बाहर निकलने लगती है। और इतना निकलती है कि फ्रीज़र का दरवाज़ा भी ठीक तरह बंद नहीं होता। और जब दरवाज़ा सील नहीं होगा तो बाहर की हवा अंदर जाती रहेगी और बर्फ़ बनने का अमल उतना ही तेज़ होता रहेगा, क्योंकि बाहर की हवा में मौजूद नमी फ्रिज की साइडों में बनने वाली बर्फ़ की बड़ी वजह है। और अब आपका फ्रिज बंद भी ठीक से नहीं हो रहा और कुछ अरसे बाद जब ये अमल बार बार होगा तो महसूस होगा कि फ्रिज पहले जैसा ठंडा नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिज से कूलिंग निकलती रही। थर्मोस्टेट ने समझा कि फ्रिज ठंडा नहीं तो उसने कंप्रेसर को ऑन रखा और कंप्रेसर चल चल कर फूक गया, या फिर गैस ख़त्म हो गई और हाँ, बिजली का बिल भी इससे ज़्यादा आने लगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इस फ्रिज में कुछ भी नहीं था। एक अलमारी थी जिसमें एक कंप्रेसर था जो ऊपरी हिस्से को ठंडा करता था, जहाँ वो मुसलसल बर्फ़ जमाता रहता था, लेकिन इस बर्फ़ को पिघलाने का उसमें कोई इंतज़ाम नहीं था। इसलिए दुनिया भर में इस मुसीबत से छुटकारे के लिए ऑटो डिफ्रोस्ट या नो फ्रोस्ट फ्रिज मुतारफ़ करवाए गए और यही इस्तेमाल भी हो रहे हैं पिछली आधी सदी से। जब बर्फ़ जमने लगती है तो रेफ्रिजरेटर में मौजूद टेक्नोलॉजी बर्फ़ को फ्रीज़र में जमने नहीं देती। फ्रीज़र बर्फ़ ज़रूर जमाता है, लेकिन पानी के बर्तनों में, अपने आप में नहीं। हमारी मार्केट में जो रेफ्रिजरेटर दस्तयाब हैं वो आपको 60 की दिहाई की हॉलीवुड की फिल्मों में शायद दिखाई देंगे। वही फ्रिज जिसे हर 1-2 महीने के बाद बर्फ़ पिघलाने के लिए चंद घंटों के लिए बंद किया जाता है। तो फिर आप ऐसी मुसीबत यानी ऐसा फ्रिज क्यों कर लेंगे? सबसे बड़ी वजह तो वो फ्रिज टेक्नीशियन है जिसकी गली के नुक्कड़ पर दुकान है। आप उससे मशवरा करते हैं कि यार सोच रहा हूँ इस बार नो फ्रोस्ट फ्रिज ले लूँ, वो फ़ौरन बोलेगा ओ भाई ये गलती भी मत करना। आप में अगर सवाल करने की हिम्मत हुई तो पूछ लेंगे कि क्यों, तो वो कहेगा कि पाकिस्तान में ये फेल है। ये जवाब हर उस चीज़ के बारे में मिलता है जो इस मुल्क में पहली बार कोई इस्तेमाल करना चाहे। एक दौर में इंपोर्टेड जापानी गाड़ियों के बारे में भी कार मैकेनिक यही कहा करते थे, और अब हाल ये है कि लोग 4-5 साल पुरानी इंपोर्टेड जापानी गाड़ी खुशी खुशी खरीदते हैं, लेकिन उसी कंपनी की पाकिस्तान में बनी गाड़ी से दूर रहते हैं। अब अगर आपने फिर भी फैसला कर लिया कि इस बार नो फ्रोस्ट या ऑटो डिफ्रोस्ट फ्रिज लेना है
تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹی وی پر دن رات جو کمپنیاں اپنے رنگین ریفریجریٹرز کا اشتہار چلاتی ہیں ان میں آٹو ڈی فروسٹ یا نو فروسٹ کوئی بھی نہیں۔ البتہ ایک آدھ ماڈل ضرور ہوگا جو اشتہار میں نہیں، آپ کو دکان میں شاید دکھ جائے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق اس کا سائز بہت بڑا ہو یا چھوٹا، اور قیمت میں بھی بہت فرق۔ دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ آپ ان دکانوں کا رخ کریں جہاں گرے مارکیٹ امپورٹڈ فریج بیچے جاتے ہیں، جن کی قیمت نہ صرف پاکستان میں بنے فریج سے دوگنی ہوگی بلکہ بین الاقوامی حساب سے بھی دوگنی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرے مارکیٹ سے امپورٹ ہوتے ہیں اور کم کھپت کی وجہ سے کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے خریدار صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک اچھا ریفریجریٹر لینا چاہتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو صرف دکھاوے کے لیے امپورٹڈ چیزیں گھر میں رکھتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کم قیمت میں چمچماتا اونٹ جتنا فریج مل رہا ہو تو پھر کون ٹیکنالوجی کی طرف جائے گا؟ جو فریج ہمارے ہاں بکتے ہیں وہ امریکہ چھوڑیں اب ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی ناپید ہونے لگے ہیں۔ اگر پڑوسی ممالک میں ریفریجریٹرز کے ماڈلز اور ان کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو 420 لیٹر یعنی تقریباً 15 کیوبک فٹ سے کم کا فریج دبئی میں پاکستانی 1,06,000 کا اور پاکستان میں لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس کا ہے۔ مگر یاد رہے دونوں کی ٹیکنالوجی اور مٹیریل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی صورت بھارت کی ہے۔ ایل جی کا ڈبل ڈور اسمارٹ انورٹر وائی فائی اینڈ نو فروٹس 437 لیٹر مل رہا ہے 42,500 انڈین روپیز میں، جو پاکستانی بنتے ہیں 1,45,000، اور یہ ایک اسمارٹ انورٹر ریفریجریٹر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف 42 انچ کی 4K اسکرین اور دوسری طرف 21 انچ کا پرانے زمانے کا کلر ٹی وی۔ تو آخر کیوں یہ کمپنیاں جو مہنگی مہنگی PSL کی ٹیمیں تو خرید لیتی ہیں لیکن عوام کو ایک بہتر چیز دینے سے شرماتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حکومت ان سے ٹیکس ہی اتنا وصول کرتی ہے کہ کمپنیز کو بہتر پروڈکٹ بنانا وارہ نہیں کھاتا، یا پھر یہ کمپنیز زیادہ منافع رکھنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے سے کتراتی ہیں، کیونکہ نئی ٹیکنالوجی لانے کا مطلب نئے پلانٹ لگانے پڑیں گے جس میں خرچہ آئے گا، ورکرز کو نئے پلانٹ پر کام کرنے کی ٹریننگ دینا ہوگی، اس پر بھی خرچہ آئے گا، فریج کے ڈبے میں کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور اس مناسبت سے نئے ٹرین ورکرز ہائر کرنے ہوں گے، اس پر بھی یقیناً خرچہ ہی آئے گا۔ یہ تمام خرچہ بچانے کے لیے یہ کمپنیز صرف حکومت میں بیٹھے چند افراد کی جیب گرم کر دیتی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور یہ کمپنیز اپنے کنزیومرز کو اس قیمت میں کیا کچرا بیچ رہے ہیں۔ مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی تقریباً تمام کمپنیز ہی کمپٹیشن سے گریز کرتی ہیں اور یہ سب ایک کارٹل بنا لیتے ہیں اور مل کر چونا لگاتے ہیں۔ چونکہ لائٹ بلب یا دوسری چھوٹی الیکٹرانکس اپلائنسز آسانی سے امپورٹ کی جا سکتی ہیں، اس لیے عوام کو معیاری اشیاء سستے داموں مل ہی جاتی ہیں، لیکن گاڑی، واشنگ مشین، ریفریجریٹر ملک میں بنانا درآمد کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے، اینڈ پروڈکٹ سستی پڑتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اس سے جڑی دوسری انڈسٹریز بھی پروان چڑھتی ہیں، اور یہ کارٹل اسی بات کا فائدہ اٹھا کر عوام کو ہلکے معیار کے پروڈکٹ مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ اگر حکومت سے کبھی دباؤ آ بھی جائے تو فیکٹری بند کرنے کا اشارہ دے دیا جاتا ہے۔